बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो जुड़वा बहनें टीना और मीना अपनी माँ कावेरी के साथ रहा करती थी। टीना और मीना कहने के लिए तो जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। क्योंकि जहाँ मीना परियों की तरह सुंदर थी, उसके सुनहरे लंबे घने बाल, रंग दूध की तरह सफेद, नीली नीली बड़ी बड़ी आंखें, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ टीना सांवली थी, जिस वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक तरफ मीना की तारीफ करते करते नहीं थकते थे, तो दूसरी तरफ टीना का मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें पड़ोस में सरिता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाती हैं। वहां जाने के बाद टीना को देखते ही सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सरिता बहन, यह कावेरी की दोनों जुड़वा बेटियां हैं ना, टीना और मीना। देखो तो, कहने के लिए जुड़वा, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। एक कितनी ज्यादा सुंदर तो दूसरी कितनी ज्यादा बदसूरत, काली कलूटी, एक उजाला तो दूसरी काली रात, अंधेरा ही हो जाए। औरतें हो लड़कियां हो, सब टीना को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी मीना के पास सरिता की बेटी सोनी आती है और वह मीना से कहती है, अरे यार मीना, तुझे भी क्या जरूरत थी इस काली कलूटी को यहाँ पर लेकर आने की। पूरी पार्टी में ग्रहण लगा दिया, मनहूसियत से फैला दी। मैं तो सिर्फ तुझसे दोस्ती रखती हूँ, तेरी इस काली कलूटी बहन से नहीं। यहाँ पर क्यों लेकर आई है मेरे जन्मदिन पार्टी में? यार, इसे यहाँ से भगा दे। मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो तुझे पता है ना। सोनी यार, मैं भी कहाँ पसंद करती हूँ इस काली कलूटी को। मैं तो इसे अपने साथ कहीं लेकर भी जाना पसंद नहीं करती। जब भी इसे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ, मेरी तो बहुत इंसल्ट होती है। शर्मिंदगी से मेरा सर नीचे झुक जाता है। लेकिन क्या तुम मेरी मम्मी के स्वभाव के बारे में नहीं जानती? अगर इसे कहीं अपने साथ नहीं लेकर जाती तो वे मेरी बहुत पिटाई करती है। बस पिटाई से बचने की वजह से इस काली कलूटी को अपने साथ रखती हूँ। देख मीना यार, अगर तू इस काली कलूटी का पीछा नहीं छोड़ सकती तो सॉरी यार, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू भी मेरी पार्टी को छोड़कर इस काली कलूटी के साथ जा सकती है। क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं और जब वो इस काली कलूटी के बारे में पूछेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। ऐसा कहकर सोनी टीना के साथ मीना को भी अपने जन्मदिन पार्टी से भगा देती है। यह देखकर मीना आग बबूला हो जाती है और गुस्से में तिनतिनाकर घर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, अब आप चाहे मेरी कितनी भी पिटाई करो, चाहे मुझे घर से निकाल दो, लेकिन अब मैं इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, उसे अपने साथ नहीं रखूंगी। आप जानती हो आज इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। सोनी ने मुझे अपनी पार्टी से सबके सामने धक्के मार के निकाला है, सिर्फ इस काली कलूटी की वजह से। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। अगर आप मुझे इसके साथ वहाँ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। मम्मी, आपको क्या मिलता है मेरी इंसल्ट कराने में? मीना, इन सब में तो मुझे तुम्हारी इंसल्ट होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रही। पार्टी में सब औरतें तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो रही थी, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी, तुम्हारे सुंदर बालों की, तुम्हारी नीली नीली आंखों की। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो सिर्फ मैं थी। सब मुझे काली कलूटी, अमावस की रात, काली बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकार रहे थे। और मीना, तुम जानती हो, जब वह सब लड़कियां, औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था? तुम जानती हो, जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व भी ना हो। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? लोगों को दूसरों के अंदर कमियां निकालकर, उन्हें नीचा दिखाकर आखिर मिलता क्या है? हाँ टीना की बच्ची काली कलूटी, सुंदरता ही सब कुछ होती है। सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, बस सूरत लोग किसी को पसंद नहीं आते। मीना, तुम गलत हो। इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए। अगर वह दिल से काला है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। मैं अपनी टीना बेटी का दिल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बेटी बहुत सुंदर है क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। हमेशा दूसरों की मदद करती है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। और मीना, जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को समझ लो कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। समझ आ रही है? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था। और एक दिन कावेरी के पास उसकी बहन का फोन आता है। तभी वह दौड़ी दौड़ी अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है, तुम दोनों समय पर तैयार रहना,
अभी जमुना दीदी का फोन आया था। वह बता रही थी इतने सालों से जो राजमहल बंद था, अब उसकी रानी विदेश से अपने बेटे के साथ वापस आ रही है और वह बहुत बड़ी पार्टी भी दे रही है। उन्होंने सभी को इनवाइट किया है, शाम को जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए अपने रूम में जाती हैं। तभी हंसते हुए मीना टीना से कहती है काली कलूटी, काली बदरिया, एक बार तो अपनी शक्ल आईने में तो देख। यह रेड लिपस्टिक लगाकर तो कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही है। और वैसे भी तो कितनी भी अच्छी लिपस्टिक लगा ले, कितने भी अच्छे से तैयार हो जा, लेकिन लगेगी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही जैसी है, बदसूरत की बदसूरत। मेरी तरह सुंदर नहीं हो जाएगी। अभी देख, मैंने मेकअप भी नहीं किया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, ड्रेसअप भी नहीं की, फिर भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वैसे मैं तुझे फ्री में एक एडवाइस दूं, अगर मेरी बात माने तो। हाँ मीना, बताओ तुम मुझे क्या एडवाइस देना चाहती हो? देखिए तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तू काली कलूटी बदसूरत है। तुझे देखना कोई पसंद नहीं करता, बल्कि तेरे ऊपर सब हंसते हैं, तेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अगर तू चाहती है कि पार्टी में तेरा कोई मजाक ना उड़ाए, सब तेरे ऊपर ना हंसे, तो मेरी बात मान, तू पार्टी में जाना कैंसिल कर दे। क्योंकि तूने कुछ दिन पहले देखा ही था, सोनी के बर्थडे पार्टी में सब तेरे ऊपर कितना हंस रहे थे। मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये पार्टी वगैरह बदसूरत लोगों के लिए नहीं होती, सिर्फ सुंदर लोगों के लिए होती है, जैसे कि मैं सुंदर हूँ। मीना, कुछ भी कहो, लेकिन आज तुमने बिल्कुल 100% बात बिल्कुल सही कही है। मेरी वजह से तुम्हारी और माँ की बहुत इंसल्ट होगी और सब मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। और जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, तो मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। टीना के इतना कहते ही मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में जाने लगती है। अपनी माँ और बहन के पार्टी में जाने के बाद टीना खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। आज मैं अपने रंग रूप की वजह से इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई। सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, बस मुझे छोड़कर। अगर मैं भी सुंदर होती, काली नहीं होती, तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, मेरे ऊपर हंसता नहीं, तो कितना अच्छा होता। मगर ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है। मैं काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मगर क्या मुझे ऐसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या मुझे पार्टी शादी में जाने का कोई अधिकार नहीं? मैं खुश नहीं रह सकती। मुझे दुखी करने में, मुझे नीचे दिखाने में आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है? वो मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? ऐसा कहकर टीना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी टीना को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। टीना तुरंत बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत रो रही थी। तभी टीना उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या परेशानी है? बेटा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, आँखों से थोड़ी कमजोर हूँ, चलती चलती रास्ता भटक गई। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? जी बिल्कुल अम्मा जी, मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगी, चलिए। ऐसा कहकर टीना उस बूढ़ी औरत के साथ चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी खरगोश मिलता है, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए, एक खरगोश बहुत ज्यादा जख्मी है, मैं उसकी मदद कर आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को पेड़ के नीचे बिठा देती है और खुद उस खरगोश के पास जाती है और आसपास के पेड़ से जड़ी बूटियां लेकर उस खरगोश के जख्मों पे लगा देती है। वह खरगोश कुछ ही देर में पहले से बेहतर हो जाता है। टीना खरगोश की मदद करके अम्मा के साथ थोड़ी दूर और चलती है तो टीना को एक सूखा पेड़ नजर आता है और उसके आसपास गंदगी भी बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी माफ करना, लेकिन बस थोड़ी देर और। यहाँ पर सभी पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन एक पेड़ सूखा हुआ है। लगता है काफी समय से इसने पानी नहीं पिया और उसके आसपास भी गंदगी बहुत है। बस मैं उस पेड़ को पानी पिलाकर और उसकी सफाई कर अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को एक जगह पर बैठा देती है और नदी से पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पेट भरकर पानी पिलाती है और उसके बाद उसके आसपास की सफाई भी करती है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो टीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो टीना के साथ अम्मा थी वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती हैं और वह परी टीना से कहती है, टीना
तुम बहुत अच्छी हो, सच में तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है। मैं हमेशा परीलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हूँ और ऐसे ही हमेशा की तरह आज भी आ रही थी। तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी। तुम अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमारे परीलोक का नियम है, हम कभी भी किसी लालची और बुरे इंसान की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और एक बुढ़िया के रूप में आकर तुमसे मदद मांगी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। कैसे तुमने खरगोश की मदद की, सूखे पेड़ को पानी पिलाया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मेरे साथ चलो मेरे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास। ऐसा कहकर परी टीना को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास ले जाती है, जहाँ पर एक तरफ जादुई सोने की लिपस्टिक बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की लिपस्टिक बह रही थी। तभी परी दोनों जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक में से एक एक जादुई लिपस्टिक टीना को देती है और उससे कहती है, टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओ और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओ और उसके बाद देखना जो जादुई सोना चांदी की लिपस्टिक की नदी की जादुई लिपस्टिक से कमाल होगा। परी के ऐसे कहने पर टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और देखते ही देखते टीना बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान से कोई सुंदर परी उतरी हो। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर टीना बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई मेरे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, सब मुझसे दोस्ती करेंगे। मैं शादी पार्टी में भी जाऊंगी, दोस्त बनूंगी, एंजॉय करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीऊंगी। ऐसा कहकर टीना परी को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी राजमहल चली जाती है। टीना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जो भी कोई उसे एक बार देख रहा था बार बार देखना चाह रहा था। कुछ देर बाद रानी सुमित्रा देवी अनाउंसमेंट करती हैं, आप सभी लोग हैरान होंगे कि हम इतने सालों बाद अपने गांव क्यों वापस आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने गांव की सुंदर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और जिस लड़की की हमें तलाश थी वह हमें मिल चुकी है। हम वह फ्रॉक में सबसे सुंदर लड़की खड़ी है उसी से अपने बेटे राजकुमार सम्राट की शादी करवाना चाहते हैं। फ्रॉक में सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। यह सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ समय बाद मीना और उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि टीना ही है। कावेरी तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मीना अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो जाती है और वह टीना से कहती है, तू तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, काली गलूटी थी, अचानक कितनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई, मुझे नहीं बताएगी? मीना, क्योंकि मेरे पास जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक है जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अरे वाह, जब ये काली कलूटी बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होगा और फिर राजकुमार सम्राट से तो मेरी ही शादी होगी। इस काली कलूटी की नहीं, घर जाते ही तुरंत जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक लगा लूंगी। फिर देखना टीना की बच्ची तो कैसे करती है राजकुमार सम्राट से शादी। ऐसा सोचकर मीना अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और घर जाने के बाद तुरंत टीना के पर्स से जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक निकालती है और लगा लेती है। मीना को नहीं पता था कि जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक किस तरह से लगाई जाती है, इसलिए वह गलत तरीके से लगा लेती है और उसको उसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उसे लगाते ही मीना बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर मीना बहुत फूट फूट कर रोती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीना ऐसे ही बदसूरत रहती है और टीना की कुछ समय बाद राजकुमार सम्राट से शादी हो जाती है और वह उसके साथ विदेश वापस चली जाती है और वहां जाकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। इसी तरह टीना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई और वहीं दूसरी तरफ मीना के बुरे स्वभाव, घमंड और लालच की वजह से उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सिमरन अपनी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन जूही के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी सिमरन के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी, उससे घर का सारा काम कराती और अगर कुछ काम गलत हो जाता तो उसकी सौतेली माँ सिमरन की बहुत पिटाई भी किया करती थी। कामिनी जूही को पूरी आजादी दिया करती थी। वह अपने दोस्तों के साथ चाहे कितनी रात तक
पार्टी करे, कितने भी पैसे उड़ाए, लेकिन कामिनी कभी एक शब्द जूही को नहीं कहती थी। और सिमरन ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी। एक दिन सिमरन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ सर्दी आ चुकी है, इस स्टोर रूम में मुझे बहुत ठंड लगती है। अगर मुझे कंबल या रजाई मिल जाए तो मेरी ठंड कुछ कम हो जाएगी। पूरी रात मैं ठंड से कांपती रहती हूँ। लकड़ी जलाकर अपनी सर्दी कम कर लिया कर, मनहूस। बचपन में ही अपनी माँ को खा गई और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो अपने पिता को खा गई। तो जैसी मनहूस लड़कियों को कुछ नहीं मिलता। मैंने अपने घर में सिर्फ तुझे इसलिए बर्दाश्त करके रखा है कि मुझे और मेरी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर किसी नौकरानी को रखूंगी तो 2 पैसे बाहर जाएंगे। मैंने तुझे कल गेहूं पीसने के लिए दिए थे, आटा कहाँ है? महारानी को रजाई चाहिए। माँ गेहूं नहीं पीसे, आज रात को पीस दूंगी। कल जूही दीदी ने अपने रूम को साफ कराया था, अपनी अलमारी साफ कराई थी, तो सारा समय वहीं लग गया। आज सभी गेहूं पीस दूंगी, सुबह तक आपको आटा मिल जाएगा। हाँ, सुबह तक आटा मिल जाना चाहिए, वरना तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तेरी कितनी पिटाई करूंगी। ऐसा कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और सिमरन झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना सब काम करके अपने स्टोर रूम में अपने हिस्से का खाना लेकर चली जाती है और गार्डन से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उन्हें जलाकर उसी के सामने बैठकर खाना खाती है। और कुछ समय बाद आग के सामने बैठकर ही सारे गेहूं चक्की पर पीसती है। गेहूं पीसते पीसते सिमरन के हाथ में छाले निकल आते हैं और सिमरन चक्की के पास बैठी बैठी ही सो जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। तभी जूही बहुत गुस्से में सिमरन के पास आती है और उससे कहती है, क्यों नौकरानी, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? माँ ने तुझे कितनी बार कहा है कि तुझे सुबह को 5 बजे उठना है, 8 बजे नहीं। मम्मी और मुझे कितनी भूख लगी है, तुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। चल जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। और हाँ, ये रहा मेरा सुंदर लहंगा, इस पर इस्त्री भी कर देना। और उसके बाद तुझे मेरे मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करना है। मेरा मुंह क्या देख रही है, चल काम पर लग जा। जूही दीदी, मैंने पूरी रात गेहूं पीसे हैं, जिसकी वजह से मेरे हाथों में छाले निकल आए। अगर मैं दवाई लगाकर थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो उसके बाद मैं आपके लहंगे पर इस्त्री भी कर दूंगी और आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूंगी। लेकिन दीदी, नाश्ता आप खुद बना लो। क्या कहा? नाश्ता और मैं बना लूं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं घर की शहजादी हूँ और शहजादियाँ कभी काम नहीं किया करती। तेरे हाथ में छाले निकल रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप हमारा नाश्ता तैयार कर और उसके बाद जो काम दिया है उसे खत्म कर। आई बड़ी आराम करने वाली, चल यहाँ से। जूही को जरा भी सिमरन के ऊपर दया नहीं आती और वह सिमरन को काम बताकर चली जाती है और सिमरन नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी सिमरन करती भी तो क्या करती, उसकी सुनने वाला घर में कोई नहीं था। सिमरन पहले तो नाश्ता तैयार करती है, उसके बाद दोनों माँ बेटियों को नाश्ता देती है और नाश्ता देने के बाद जूही के लहंगे पर इस्त्री करने चली जाती है। इस्त्री करते समय सिमरन गहरी सोच में चली जाती है। अगर आज माता पिताजी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार नहीं सह रही होती। मुझसे घर का कितना ज्यादा काम करवाया जाता है, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे इतने दर्द में भी काम करा रही हैं। काश मैं भी अपने माता पिता के पास चली जाऊं तो अच्छा रहेगा। सिमरन ऐसा सोचकर रो रही थी। तभी सिमरन को किसी चीज के जलने की बू आती है। जैसे ही सिमरन लहंगे की तरफ देखती है तो पूरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका था। ये देखकर सिमरन घबरा जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था इस लहंगे की उसे बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। अगर इसके बारे में जूही दीदी और माँ को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी, कहीं मुझे जान से ही न मार दें। ऐसा कहकर सिमरन बहुत घबरा रही थी। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और अपने लहंगे को जला देखकर आग बबूला हो जाती है और वह सिमरन के एक जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है। मम्मी, मम्मी, जल्दी से यहाँ आओ। देखो, इस नौकरानी ने मेरा कितना सुंदर लहंगा जला दिया। इस नौकरानी की पहले ही मेरे इस लहंगे पर नजर थी और इसने जानबूझकर मेरा लहंगा जला दिया। मम्मी जी, जल्दी से यहाँ आओ। जूही की आवाज सुनकर
कामिनी भाग कर आती है। तभी जूही कामिनी को सब बताती है किस तरह से सिमरन ने उसका कीमती लहंगा जला दिया। तभी कामिनी इस्त्री उठाकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। तभी सिमरन रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, ये आपने क्या कर दिया? मुझे कितनी जलन हो रही है। आपने मेरा हाथ जला दिया। पहले ही मेरे हाथ में छाले निकल रहे थे और आपने इस्त्री लगा दी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये लहंगा मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। आप दोनों मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों करती हो? मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ही। मैंने कभी तुझे अपनी बेटी नहीं समझा। तू नौकरानी है तो नौकरानी ही रहेगी। पहले ही मेरी बेटी का इतना सुंदर लहंगा जला दिया। अब तुझे 1 हफ्ते तक अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। तब तुझे पता चलेगा कि नुकसान करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, मनहूस। ऐसा कहकर जूही और कामिनी वहाँ से चली जाती हैं और बेचारी सिमरन रोते हुए अपने जले हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उस पर टूथपेस्ट लगाती है और उसके बाद अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में राजमहल द्वारा अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो गाँव वासियों, राजमहल की रानी अपने बेटे की शादी कराना चाहती हैं, इसलिए वह बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर रही हैं। इस गांव की सभी सुंदर लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर इस पार्टी में आएंगी। रानी को जो भी सुंदर लड़की अपने बेटे के योग्य लगेगी, वह उससे राजकुमार की शादी कराएंगी। यह अनाउंसमेंट सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और गांव की सभी लड़कियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने लिए बहुत सुंदर लहंगा खरीद कर लेकर आती है और अपनी माँ को दिखाती है। मम्मी, आपको पता है पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ। राजकुमार की शादी तो मुझसे ही होगी। देखिए मैं कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा पहनकर तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। और हाँ मम्मी, इस सिमरन की बच्ची से इस लहंगे को दूर ही रखना, कहीं पहले की तरह इस लहंगे को भी न जला दे। हाँ मेरी बच्ची, इस सुंदर लहंगे को मैं उस मनहूस से दूर ही रखूंगी। और मेरी प्यारी बच्ची, इसमें कोई शक ही नहीं है, राजकुमार से शादी तो तुमसे ही होगी। मेरी शहजादी बिटिया बहुत जल्द एक राजकुमारी बनने वाली है। मेरी बेटी राज करेगी, राज। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जूही अपने लहंगे को अपने रूम में रखने चली जाती है। यह बातें सुनकर सिमरन को बहुत दुख होता है। गांव की सभी सुंदर लड़कियां लहंगे पहनकर राजमहल में जाएंगी और वह नहीं जा पाएगी। यह सोचकर सिमरन अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ, आप हमेशा कहती थी कि मेरी शादी एक राजकुमार से होगी, क्योंकि मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। देखिए ना माँ, आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म करती है। ऐसा कहकर सिमरन बहुत रोती है। तभी उसके स्टोर रूम में बहुत सुंदर एक परी आती है और वह परी सिमरन से कहती है, सिमरन, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये सुंदर जादुई लहंगा दिया है। इसे पहनकर तुम राजमहल जाओगी। सच में परी, तुम्हें मेरी माँ ने मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरी माँ कितनी अच्छी है। परी, आपको पता है पूरे संसार में माँ से अच्छा कोई नहीं होता। परी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद लेकर आई हैं इस जादुई लहंगे के रूप में। अब मैं इस जादुई लहंगे को पहनकर राजमहल में जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। सिमरन को जादुई लहंगा देकर परी गायब हो जाती है और जैसे ही सिमरन वह जादुई लहंगा पहनती है तो सिमरन बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। उसके जितने भी जख्म होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और अब वह दिन भी आ ही जाता है जिस दिन गांव की सभी लड़कियों को सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर राजमहल की पार्टी में जाना था। गांव की सभी लड़कियां और जूही बहुत अच्छे से तैयार होकर राजमहल चली जाती हैं और कुछ समय बाद सिमरन भी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजमहल चली जाती है। सिमरन बिल्कुल भी किसी के पहचानने में नहीं आ रही थी। तभी सिमरन को देखकर जूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये सुंदर लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने कभी अपने गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, तो फिर ये कौन है?
अरे बेटा, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये किसी राजघराने की लड़की दिखती है। जरूर रानी या राजकुमार से मिलने आई होगी। तुम चिंता मत करो, राजकुमार से तो शादी तुम्हारी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन बहुत खुश थी। वह राजमहल में बहुत एंजॉय करती है। कुछ समय बाद राजकुमार और रानी भी आ जाते हैं। राजकुमार की नजर जैसे ही सिमरन पर जाती है, वह पहली ही नजर में सिमरन को पसंद करने लगे थे। राजकुमार राजमहल में उपस्थित सभी लड़कियों को छोड़कर सिमरन के पास जाते हैं और उसे डांस के लिए पूछते हैं। सिमरन राजकुमार के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों डांस करते हैं। रानी समझ जाती है कि राजकुमार को सिमरन पसंद है, इसलिए कुछ समय बाद रानी एक अनाउंसमेंट करती है। हमने इस पार्टी का आयोजन जिस मकसद के लिए किया था वह हमारा पूरा हो चुका है। हमारे बेटे राजकुमार के लिए हमें लड़की मिल चुकी है। हम अपने बेटे राजकुमार की शादी सिमरन से कराना चाहते हैं। यह अनाउंसमेंट सुनकर सिमरन खुश हो जाती है कि उसकी शादी एक राजकुमार से होगी। उसकी माँ ने जो बचपन में कहा था वह बात पूरी हो गई। कामनी और जूही को भी पता चल जाता है कि सुंदर दिखने वाली लड़की कोई राजघराने की बेटी नहीं थी, ये तो सिमरन है जिसे उन्होंने नौकरानी बना के रखा था। दोनों माँ बेटी हाथ मलती रह जाती हैं। उन्होंने क्या क्या सोचा था, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उन्हीं के सामने बहुत धूमधाम से सिमरन की शादी राजकुमार से हो जाती है। आज सिमरन बहुत खुश थी कि वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जुल्म और अत्याचार से बाहर निकल आई, सिर्फ जादुई लहंगे की मदद से।